कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे, अल्लाह ताला की हिफाजत में होंगे और आपके घर वाले भी जो है वो अल्लाह ताला की हिफाजत में होंगे। अच्छा बच्चों, तो आज हम अपने स्मार्ट सिलेबस क्लास 9 की फिज़िक्स के साथ चैप्टर नंबर 4 को लेकर हम हाजिर हुए हैं आज, जिसका नाम है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। इसको ज़रा उर्दू में अगर हम थोड़ा सा ट्रांसलेट कर दें तो वो कहते हैं जी, फोर्सेस को घुमाने पर क्या असरात होते हैं, किस तरह से फोर्सेस काम करती हैं, किस बॉडी के ऊपर फोर्स किस तरह से अप्लाई होती है, इक्विलिब्रियम क्या होता है, टॉर्क क्या होता है, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स क्या है, हेड टू टेल रूल क्या है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कशन करेंगे। लेकिन इसमें जो सबसे पहले डिस्कशन हमने करनी है वो करनी है फोर्सेस पैरेलल और पैरेलल फोर्सेस के बारे में, जिसमें पैरेलल फोर्सेस की दो टाइप्स हैं। तो हम इंशाल्लाह इस तरह से अब नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा, हम कोशिश ये करेंगे कि इस चैप्टर को हम 2 या मैक्सिमम 3 लेक्चर्स के अंदर जो है वो इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर दें, ताकि हम आगे फिर लाइन वाइज जो है चैप्टर नंबर 5 6 7 8 9 तक हम पहुंच जाएं, ताकि हमारा सिलेबस जो है स्मार्ट सिलेबस जो है वो हमारा कंप्लीट हो जाए। तो बच्चों, अभी जो हमने काम करना है वो है पैरेलल फोर्सेस के बारे में। तो आइए ज़रा देखते हैं कि जी हमारी फोर्सेस, पैरेलल फोर्सेस के बारे में वो हमें क्या कहता है। आपकी बुक में जो पैरेलल फोर्सेस की डेफिनेशन लिखी गई है वो बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन लिखी गई है। वो कहता है जी, द फोर्सेस व्हिच आर पैरेलल टू ईच अदर आर कॉल्ड पैरेलल फोर्सेस। भाई ये क्या बात हुई, ये फजूल सी डेफिनेशन हो गई जी, व्हिच आर पैरेलल टू ईच अदर। इसमें तो पैरेलल का हमें मतलब ही नहीं बताया गया जी, पैरेलल होती क्या है। ठीक है, तो इसमें हम जरा इसकी भाई जरा मॉडिफाइड फॉर्म में इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं जी, द फोर्सेस which can never be intersect at any point, कि आपकी वो फोर्सेस जो कभी भी किसी भी पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। लेट्स सपोज कि आपके पास एक फोर्स F1 है, वो हम कहते हैं जी कि ये आपकी एक फोर्स है, और दूसरी फोर्स आपके पास F2 है, वो एक फोर्स है। अब अगर आप इन दोनों पे गौर करें तो ये जब दोनों आगे चलते जाएंगे तो ये क्या है, सारी की सारी ये आपकी पैरेलल फोर्सेस है, क्योंकि ये जब ये बिल्कुल सीधे चलते जाएंगे। जैसे आपका लाहौर कसूल का जो फिरोजपुर रोड है वो क्या है जी, वो इसी तरह से है। एक तरफ से जो गाड़ियां हैं वो आगे तरफ से आ रही है और दूसरी तरफ से गाड़ियां जो है वो इस तरफ आ रही है। तो इट मींस कि वो रोड जो है वो भी पैरेलल है, वो सीधा चलता जा रहा है, कभी आपस में मिलता नहीं है। ठीक है, तो इसी तरह से जो फोर्सेस, ऐसी फोर्सेस जो कभी भी एक दूसरे के मामले में टांग ना अड़ाए। जैसे आप लोग एक दूसरे के मामले में टांग अड़ाते हैं, स्पेशली जो लड़कियां हैं कि वो उसके साथ ये कर रही है, वो उसके साथ ये कर रही है, तो इस तरह की छोटी छोटी चोलियां जो है वो आप लोग करते रहते हैं। चले हम एनी हाउ, तो इसमें क्या होता है कि वो फोर्सेस जो कभी भी एक दूसरे काम में टांग ना अड़ाएं, एक दूसरे को तंग ना करें, बल्कि अपने ही मौज में सीधी चलती जाए और कभी भी एक दूसरे के साथ ना मिले, उन फोर्सेस को कहा जाता है पैरेलल फोर्सेस। अब उसके बाद बेटा जी याद रखना है कि फोर्सेस, पैरेलल फोर्सेस की भी दो टाइप्स हैं। ठीक है, जो इसकी पहली टाइप है उसको कहा जाता है लाइक पैरेलल फोर्सेस। ठीक है बच्चों, पहली है जी लाइक पैरेलल फोर्सेस और दूसरी आपकी है जी अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। दो तरह की फोर्सेस आपकी मौजूद है। अब सवाल ये आ जाता है कि इन दोनों में फर्क क्या है। बेटा याद रखना है कि जो आपकी लाइक पैरेलल फोर्सेस हैं, अगर हम लाइक पैरेलल फोर्सेस की अगर हम बात करें तो बच्चों इसमें एक चीज याद रखनी है कि इसमें पहली बात तो ये है कि हमें ये पता है कि जो फोर्स होती है ना या फोर्सेस होती हैं वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, अब वेक्टर क्वांटिटी के लिए हमें मैग्नीट्यूड की भी जरूरत होती है, हमें डायरेक्शन की भी जरूरत होती है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर वो कह रहा है जी कि इसकी डायरेक्शन तो होगी, लेकिन वो कहता है कि इन दोनों फोर्स, अगर आपके पास कोई दो फोर्सेस मौजूद हैं तो उन दोनों की डायरेक्शन भी सेम होगी और उनकी मैग्नीट्यूड जो है वो भी सेम होगी। ठीक है, दोनों चीजें जो है वो सेम होनी चाहिए। लेकिन उसके बरक्स अगर हम अनलाइक पैरेलल फोर्सेस की बात करें, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो याद रखना है कि उनकी मैग्नीट्यूड जो है वो तो सेम हो सकती है, लेकिन उनकी जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन हमेशा याद रखिएगा कि अनलाइक पैरेलल फोर्सेस में जो डायरेक्शन है वो हमेशा एक दूसरे के ऑपोजिट होती है। अगर मैं इसकी एक बड़ी सिंपल सी एग्जांपल दूं तो बेटा देखिए, हमें ये पता है कि हमारा जो वेट है वो हमेशा एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड होता है।
ठीक है। अब जैसे मेरे हाथ में ये दो मार्कर्स है, एक ब्लू है और एक ब्लैक है। अब इसका वेट भी एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड है, इसका वेट भी क्या है, एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड है। दोनों का वेट एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड है। एक का वेट जो है वो इस लाइन में नीचे की तरफ आ रहा है, दूसरा वेट जो है वो भी इस लाइन में नीचे की तरफ आ रहा है, यानी कि इन दोनों का वेट जो है वो पैरेलल एक दूसरे के नीचे की तरफ है। यानी कि इन दो, अब देखना दोनों की मैग्नीट्यूड भी सेम है क्योंकि दोनों का वेट सेम होगा, दोनों का मास सेम है, दोनों एक जैसे हैं, एक ही कंपनी के, इट मींस के मास वेट सब कुछ इनका सेम है। तो इसका मतलब इनकी मैग्नीट्यूड भी एक जैसी होगी और इनकी डायरेक्शन भी एक जैसी होगी। जैसे अगर आपके एक हम कोई थैला ले लेते हैं, कोई बोरी जिसे हम कह लें, तो उसके अंदर हम ना एक ही साइज के एप्पल्स जो है वो हम डाल दें, तो उन सब का वेट क्या होगा, एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, और वो सब के सब क्या होंगे, मैग्नीट्यूड भी सेम होगी, फोर्सेस के ऊपर पैरेलल होंगे। लेकिन उसके बाद अगर हम अनलाइक पैरेलल फोर्सेस की बात करें तो वो कहते थे कि अगर एक स्ट्रिंग के साथ आप कोई चीज यहाँ पर लटका देते हैं, कुछ भी लटका दिया हमने यहाँ पर, ठीक है, तो उसका वेट क्या होगा, एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। लेकिन उस स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन होगी वो क्या होगी, एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड होगी। तो यानी कि इस सिचुएशन में हमारी दो फोर्सेस तो लग रही हैं, लेकिन एक फोर्स जो है वो नीचे की तरफ है, दूसरी ऊपर की तरफ है, तो इट मींस कि ये दोनों एक दूसरे के अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैं, या इनके ऑपोजिट होने की वजह से अनलाइक को एक दूसरा भी नाम दिया जाता है जिसको हम कहते हैं एंटी पैरेलल फोर्सेस, जिनको एंटी पैरेलल फोर्सेस का भी नाम दिया जाता है, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछ लिया जाए कि व्हाट आर एंटी पैरेलल फोर्सेस, तो इसमें बेटा आप लोगों ने घबराने वाली कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये एंटी पैरेलल फोर्सेस जो है वो अनलाइक फोर्सेस का ही दूसरा नाम है, ठीक है। तो इसमें से कुछ नोट करना तो कर ले, वरना इसको रेस करके हम अपने अगले काम की तरफ चलते हैं। ले जी, अब हम अपने अगले काम की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा है रिजल्टेंट फोर्सेस का। लेकिन रिजल्टेंट फोर्स को समझने से पहले हम यहाँ पर एक तरीकाकार, हम एक रूल यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, रूल के बारे में डिस्कशन करेंगे, जिसको हम कहते हैं हेड टू टेल रूल, ठीक है। तो उस हेड टू टेल रूल की डिस्कशन करने के बाद फिर हम यहाँ पर बात करेंगे कि रिजल्टेंट फोर्स क्या होती है, ठीक है बेटा जी। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है जी, हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल के बारे में हमने डिस्कशन करनी है कि जी व्हाट इज हेड टू टेल रूल। बेटा जी यहाँ पर बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन अगर मैं इसकी करूं, तो इसकी डेफिनेशन जो है वो हम कुछ इस तरह से करेंगे, अ ग्राफिकल मेथड, ठीक है, अ ग्राफिकल मेथड which is used to find the resultant of forces। कि फोर्सेस, सपोज हमारे पास को 5 या 6 फोर्सेस हैं, उन फोर्सेस को ऐड करके हमारे पास जो एक फाइनल रिजल्ट आता है उसको हम नाम देते हैं रिजल्टेंट फोर्स का। लेकिन एक चीज आप लोगों ने पढ़ी हुई है सेकंड चैप्टर के अंदर कि स्केलर और वेक्टर्स को ऐड करने के जो तरीकाकार हैं वो दोनों अलग अलग है। यानी कि जो स्केलर नंबर्स हैं हम उनको आसानी से ऐड कर लेते हैं, 2 + 3 5 हो गया, 3 + 9 12 हो गया, 12 + 1 13 हो गया, 10 + 10 20 हो गया। लेकिन जो आपके वेक्टर्स हैं उनको हम इस तरीके से ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। अब यहाँ पर उसकी वजह क्या है, क्योंकि आपके पास सपोज के अगर कोई फोर्स आ जाती है, यहाँ पे अगर मैं कोई फोर्स इधर बना लेता हूँ, ठीक है, तो इस फोर्स की ये जो चीज है इसको कहा जाता है टेल, और यहाँ पर जहाँ एरो लगा होगा उसको कहा जाता है हेड। क्योंकि स्केलर क्वांटिटी जो है वो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड से डिनोट की जाती है, मैग्नीट्यूड से डिस्क्राइब की जाती है। लेकिन जो आपकी वेक्टर क्वांटिटी है उसके लिए हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत होती है। तो इस वजह से आपके स्केलर और वेक्टर जो है वो ऐड डिफरेंट तरीके से होते हैं दोनों। बस सपोज कर लें कि आपके, अच्छा एक चीज और याद रखिएगा कि हेड टू टेल रूल से हम 2 या 2 से ज्यादा जितनी मर्जी फोर्सेस को ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हाउ मिनिमम नंबर ऑफ फोर्सेस कैन बी एडेड हेड टू टेल रूल बाय हेड टू टेल रूल, तो बेटा जी याद रखना है कि मिनिमम 2 फोर्सेस ऐड की जाती हैं, 2 से ज्यादा आप जितनी मर्जी फोर्सेस को ऐड कर सकते हैं। अगर आपसे ये सवाल पूछ लिया जाए कि हाउ मेनी नंबर ऑफ फोर्सेस दैट कैन बी एडेड बाय हेड टू टेल रूल, तो बेटा आप लिखेंगे एनी नंबर, मींस कि जितनी मर्जी फोर्सेस को आप इस हेड टू टेल रूल से ऐड कर सकते हैं। अब सवाल यहाँ पर यह है कि ऐड कैसे करना है। सपोज कर लें कि ये एक वेक्टर है आपका, एक आपका ये वेक्टर है, एक ये वेक्टर है, एक कोई आपका ये वेक्टर है, ठीक है। हम इन वेक्टर्स को कोई ना कोई नाम दे देते हैं। लीजिए ये ए वेक्टर है, ये बी है,
ये C है और ये क्या है, ये D है। हमने क्या करना है जी, इनको ऐड करना है। हम कैसे ऐड करेंगे, हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग, यानी कि अगर आप नीचे से इसको ऐड करने लगेंगे तो इस पहले वेक्टर के हेड के ऊपर दूसरे वेक्टर की टेल आएगी, यानी कि हेड टू टेल। इस वजह से इसको नाम दिया गया ना हेड टू टेल का, कि हर पहले वेक्टर के हेड पे अगले वेक्टर की टेल होगी। तो हेड टू टेल, फिर हेड टू टेल, फिर हेड टू टेल। तो यहां से इसकी डायरेक्शन इस तरफ है तो हम इसकी डायरेक्शन को यहां कर देते हैं, उसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ है तो ये डायरेक्शन इधर, इसकी इस तरफ है तो ये डायरेक्शन इधर हो जाएगी। अब हमारे पास कितने वेक्टर्स हैं, चार वेक्टर्स हैं, ए बी फिर सी और फिर डी। अब एक चीज हमेशा इसमें याद रखनी है कि अभी ये पूरा नहीं हुआ, क्योंकि अभी हमारे पास क्या मौजूद नहीं है, हमारा रिजल्टेंट फोर्स हमारी मौजूद नहीं है यहाँ पर। बेटा याद रखना है कि जब आप वेक्टर्स को ऐड करेंगे तो आपने हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग हेड के ऊपर टेल, हेड के ऊपर टेल, हेड के ऊपर टेल करनी है। लेकिन जब आप उन फोर्सेस का रिजल्टेंट वेक्टर बनाएंगे तो याद रखना है कि उस रिजल्टेंट वेक्टर की टेल पहले वेक्टर के टेल के ऊपर और उसका हेड आखिरी वेक्टर के हेड के ऊपर होता है। और इसको डिनोट किससे किया जाता है जी, इसको जी r से डिनोट किया जाता है। और इसको लिखने का तरीका क्या है जी, r इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, ठीक है जी। और फिर हमारे पास क्या है जी, d। इसका मतलब ये है कि ये फोर्सेस, इन चारों फोर्सेस को ऐड करके हमने एक रिजल्टेंट वेक्टर बना लिया। अब अगर हम इसके अकॉर्डिंग रिजल्टेंट वेक्टर की डेफिनेशन करें तो बेटा वो कहता है जी कि रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो एक ऐसी सिंगल फोर्स है जिसका इफेक्ट, जिसका असर उन तमाम फोर्सेस को के बराबर होता है जिनको ऐड करके वो एक सिंगल फोर्स निकाली जाती है। यानी कि इन सब का जो कंबाइंड इफेक्ट है वो इस सिंगल फोर्स के कंबाइंड इफेक्ट के इक्वल होगा और इस फोर्स को नाम दिया जाता है रिजल्टेंट फोर्स का। जहां पर आपकी पैरेलल और अनलाइक पैरेलल की डेफिनेशन है, लाइक और अनलाइक की, उसके बिल्कुल नीचे ही एक पिंक बॉक्स बना हुआ है, वहां पर रिजल्टेंट फोर्स की जो डेफिनेशन है वो वहां पर मौजूद है। और जो ग्राफिक इसकी जो डेफिनेशन है हेड टू टेल रूल की, वो आपके इस चैप्टर की समरी जो होगी उसमें 2 लाइनें बनी हुई है। पहली लाइन का जो चौथा पॉइंट होगा वहां पर आपको हेड टू टेल रूल की डेफिनेशन जो है वो भी मिल जाएगी। सो दिस इज हेड टू टेल रूल एंड दिस इज रिजल्टेंट वेक्टर, कि एक ऐसी फोर्स जिसका इफेक्ट उन तमाम फोर्सेस के कंबाइंड इफेक्ट के इक्वल होता है जिनको ऐड करके ये एक सिंगल फोर्स बनाई जाती है। ठीक है, अब इसी हेड टू टेल रूल को इस्तेमाल करके हम यहाँ पर एक बड़ा ही आपका वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और वो हमारा होगा रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। ठीक है, तो रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस जो है वो आपका एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मुझे इसमें आपकी तवज्जो की जरूरत होगी। अपने सारे काम बंद कर दें, इधर उधर देखना बंद कर दें, ताकि हम इस टॉपिक को अच्छे तरीके से जो है वो समझ सकें। ठीक है, अभी काफी टाइम है हमारे पास और वैसे भी काफी दिनों बाद मैं लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसलिए हम थोड़ा सा काम ज्यादा करेंगे ताकि हम इसको जल्दी जल्दी वाइंड अप कर सकें। ले बेटा जी, अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस का टॉपिक आपके पास मौजूद है। इस रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस के टॉपिक को अब हम यहाँ पर थोड़ी सी इसकी डिस्कशन करते हैं। बेटा देखिए, वो कहता है जी रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस की एक बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन लिखता है। वो कहता है जी द स्प्लिटिंग अप ऑफ अ फोर्स into two mutually perpendicular components। ठीक है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, यानी कि एक फोर्स को आपने 2 कंपोनेंट्स में स्प्लिट कर देना है, 2 कंपोनेंट्स में तोड़ देना है, और जिन 2 कंपोनेंट्स में आप उसको तोड़ेंगे वो दोनों कंपोनेंट्स जो हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, यानी कि उन दोनों कंपोनेंट्स में जो एंगल बन रहा होगा वो एंगल आपका होगा 90 डिग्री का एंगल होगा आपका। ठीक है बच्चों, 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर मौजूद होगा। ठीक है, तो अब हमारे पास याद रखना है कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स जो हैं वो 2 तरह के होंगे। एक कंपोनेंट होगा जिसको हम नाम देते हैं
एक्स कंपोनेंट का, यानी कि ये वो कंपोनेंट होगा जो आपका एक्स एक्सिस पर होगा, ठीक है। और दूसरा कंपोनेंट आपका होगा y कंपोनेंट, ठीक है। और ये कंपोनेंट आपका कहां होगा, y एक्सिस पर होगा। और याद रखना है कि x एक्सिस के कंपोनेंट को कहा जाता है fx और y एक्सिस के कंपोनेंट को कहा जाता है fy, ठीक है। तो यानी कि आपके पास जो एक सिंगल फोर्स है उसके दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे, एक x एक्सिस के अलोंग होगा जिसको fx कहा जाएगा, एक y एक्सिस के अलोंग होगा जिसको fy कहा जाएगा। अब यहाँ पर हमने एक बड़ी छोटी सी डायग्राम बनानी है। हम कहते हैं जी सपोज कर लें कि ये आपका y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है, ठीक है। यहां से हमने एक फोर्स बना दी, ठीक है। इस फोर्स को हमने नाम दे दिया F का और वेक्टर हमारा आ गया OA नाम दे दिया हमने इसको। हमने क्या कहा था कि हमने इस एक स्प्लिटिंग एक फोर्स को दो कंपोनेंट्स में, दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में स्प्लिट कर देना है, ठीक है। तो क्या करेंगे यहां से, वो कहता है जी आप यहां से एक परपेंडिकुलर जो है फोर्स एक नीचे की तरफ लेकर आएंगे जो कि हमारी y एक्सिस के पैरेलल होगी इस तरीके से। और यहां पर हम हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग अगर यहां पर दो फोर्सेस बनाएं तो एक का एरो यहां होगा और एक का एरो यहां होगा, क्योंकि जिस फोर्स के हमने दो कंपोनेंट्स बनाए हैं वो फोर्स आपकी रिजल्टेंट फोर्स है। तो रिजल्टेंट फोर्स को तो पहले वेक्टर की टेल और दूसरे आखिरी वेक्टर की, पहले वेक्टर की टेल और आखिरी वेक्टर के हेड के साथ होना होता है। तो हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग मैंने इसके दो कंपोनेंट्स में बना दिए। ये कंपोनेंट आपका होगा Fy और ये कंपोनेंट होगा आपका Fx और इस पॉइंट को हम नाम देंगे B का। यहां पर अगर आप देखें तो एंगल कौन सा है, 90 डिग्री का एंगल। और हमने यही कहा था कि इस फोर्स को स्प्लिट करना है टू कंपोनेंट्स के अंदर जो आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, 90 डिग्री का एंगल बना रहे होंगे। तो यहां से एंगल बन गया 90 का और ये हमारा एंगल थीटा बन रहा है और वो किसके साथ बन रहा है, एक्स एक्सिस के साथ। और ये हमारा क्या है, ये हमारा है जी वाई एक्सिस। देखिए बच्चों हमने अभी पढ़ा कि हमारी रिजल्टेंट फोर्स जो है वो तमाम ऐड की गई फोर्सेस का सम के इक्वल है। इट मींस कि हमारी ये जो रिजल्टेंट फोर्स है, अगर हम कहेंगे जी हमारा ये जो OA है, ये OA ये किसके इक्वल होगा, OB और BA के कंबाइंड इफेक्ट के इक्वल होगा। और हमें ये पता है कि हमारा OA क्या है, हमारा F है, ठीक है। इसको आप बोल्ड करके लिख लें, चाहे आप इसको जैसे मर्जी लिख सकते हैं आप इसको, ठीक है। आप इसको वेक्टर की फॉर्म में बस के चले, हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। बुक में शायद बोर्ड करके लिखा हो, ये OB जो है ये आपका Fx है और BA क्या है आपका Fy है। तो ये हमारे पास एक फोर्स आ गई, एक रिजल्टेंट फोर्स हमने यहां पर लिख दी है, ठीक है। लेकिन अभी भी एक चीज हमारी बाकी है कि हमने जिन दो कंपोनेंट्स में इसको सेपरेट किया है वो हमारे कंपोनेंट्स आपस में क्या होंगे, उन दोनों के फोर्सेस निकालना अभी हमें बाकी है। देखिए बेटा हमने एक चीज आप लोगों ने पढ़ी भी है कि हमारा जो साइन थीटा है वो किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के। कॉस थीटा किसके इक्वल है, बेस ओवर हाइपोट के, ठीक है। और उसके बाद टेन थीटा किसके इक्वल है, वो है परपेंडिकुलर ओवर बेस के इक्वल है, ठीक है। एक चीज याद रखनी है कि ये जो आपका साइन थीटा है ये हमेशा यूज होता है y एक्सिस के लिए, ये cos थीटा जो है ये हमेशा यूज होता है x एक्सिस के लिए, और ये जो डायरेक्शन ये टाइम है, ये सॉरी टेन थीटा वो हमेशा यूज होता है डायरेक्शन के लिए। हम डायरेक्शन किसी चीज की कैसे निकाल सकते हैं, ठीक हो गया। लेकिन मेन चीज हमने यहाँ पर डायरेक्शन नहीं निकालनी, मेन चीज निकालनी है fx और fy। अब अगर हमने fx निकालना है x एक्सिस के ऊपर जो है तो उसके लिए हमें cos थीटा यूज करना पड़ेगा। तो अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखें तो ये हमारा क्या है, ये हमारा परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये क्या है, ये हाइपोट है और ये हमारा क्या है जी, इसको हम बेस का नाम देते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहां पर लिखें नाउ, पहले cos थीटा यूज कर लें। cos थीटा किसके बराबर है जी, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के बराबर है, ठीक है। अब बेस आपकी है क्या, बेस है जी OB, बल्कि इसको नीचे लिख लेते हैं हम। cos थीटा इज इक्वल टू बेस है OB और हाइपोट क्या है आपका OA।
तो ओ बी आपका क्या है जी, ओ बी है एफ एक्स, ठीक है, और ओ ए आपका क्या है, एफ है। इट मींस कि cos थीटा बराबर है एफ एक्स बटा एफ, यानी कि एफ एक्स ओवर एफ के इक्वल है। अब एफ यहां डिवाइड कर रहा है तो जाके मल्टीप्लाई करेगा, तो एफ एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ cos थीटा। तो ये हमारे पास कौन सा कंपोनेंट आ गया है, ये x कंपोनेंट हमारे पास यहां पर मौजूद है, यानी कि इसकी वैल्यू हमने यहां से फाइंड कर ली है। अब किसकी रह गई, एफ वाई की वैल्यू रह गई। तो एफ वाई की वैल्यू जब हम यहां से फाइंड करेंगे तो मैंने आपसे ये कहा है कि वाई एक्सिस पे कौन यूज होगा, साइन थीटा यूज होगा। तो यहां साइन थीटा जब हम लगाएंगे तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोट, ठीक है। अब परपेंडिकुलर क्या है आपका, यहां से अगर हम देखें तो ये आपका परपेंडिकुलर है बी ए, ठीक है, और नीचे हाइपोट क्या है आपका ओ ए। बेटा एक चीज याद रखनी है कि आपने हमेशा टेल से हेड की तरफ जाना है, क्योंकि बी अगर हम इस वेक्टर की देखें तो बी टेल है और ए आपका क्या है, हेड है। तो आपने कभी इसको ए बी नहीं लिखना, ए बी का मतलब ये होगा ए पे टेल है बी पे हेड है, तो ये बात यहाँ पर गलत हो जाएगी। तो इसलिए इन बातों को जरा ज़हन में रखिएगा। अब बी ए पे क्या मौजूद है, एफ वाई मौजूद है, और ओ ए पे क्या मौजूद है, एफ। तो यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा बराबर है एफ वाई बटा एफ के, ये तो जाकर जरा मल्टीप्लाई करेगा, तो एफ वाई का कंपोनेंट आपके पास क्या आ जाएगा, एफ साइन थीटा। तो बेटा इन दोनों फार्मूलाज को आपने भूलना नहीं है, क्योंकि ये दोनों फार्मूलाज जो हैं वो आपके यूज होंगे आपके न्यूमेरिकल्स के अंदर, तो इन दोनों को अच्छे तरीके से आपने याद रखना है। तो बड़ा सिंपल सा आपका ये टॉपिक था कि दो फोर्सेस को आपने परपेंडिकुलर, एक फोर्स को दो फोर्सेस में कन्वर्ट कर देना है और दोनों ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स होंगे, एक एक्स कंपोनेंट होगा एक वाई कंपोनेंट होगा, और हमारा मेन काम यही है कि जिन दो फोर्सेस में हमने इसको कन्वर्ट किया है उन दोनों फोर्सेस को हम यहाँ से फाइंड करेंगे, ठीक है। तो इसमें से अगर कुछ नोट करना है कर लें, स्क्रीनशॉट लेना ले लें, ताकि हम अपना अगला काम करें। जी बच्चों, तो हम काम कर रहे थे टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस के चैप्टर पे, और अभी हमने पैरेलल फोर्सेस, लाइक पैरेलल फोर्सेस, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, हेड टू टेल रूल, रिजल्टेंट फोर्स और रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस के बारे में हमने पढ़ लिया। अब इसके बाद एक टॉपिक आता है डिटर्मिनेशन ऑफ अ फोर्स फ्रॉम इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, लेकिन वो टॉपिक जो है वो आपके सिलेबस के अंदर, स्मार्ट सिलेबस में मौजूद नहीं है, तो इसलिए अभी मैं वो नहीं करवा रहा। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो है हमारा टॉर्क पे, लेकिन उससे पहले हमने एक डेफिनेशन करनी है, जिस डेफिनेशन को हम नाम देते हैं वो डेफिनेशन है हमारी रिजिड बॉडी, ठीक है। बेटा याद रखना है कि रिजिड बॉडी जो है वो एक ऐसी बॉडी को कहा जाता है विच do not deformed by the force or forces act on it, यानी कि एक ऐसी बॉडी जिसके ऊपर फोर्स या फोर्सेस के लगाने से उसकी शेप में, उसके पार्टिकल्स की पोजीशन में कोई भी चेंजिंग ना आए, उसको हम नाम देते हैं रिजिड बॉडी का, ठीक है। अब ये नहीं करना कि आप अपनी क्या करेंगे जी, एक साथ वाली सहेली है उसके दांतों को एक रिजिड बॉडी समझना शुरू कर दें और ये एक सोन बनाए और उसके दांतों में मारे, उस बेचारी के 32 के 32 बाहर आ जाए, ऐसे काम नहीं करना, ठीक है। क्योंकि आप लोग अक्सर जो है माशाल्लाह अपने दोस्तों को ना मजाक में बड़ा बुरा भी मार देते हैं आप लोग, और फिर उस चीज को एंजॉय कर रहे होते हैं, ठीक है। और कुछ बच्चे भी मेरी बात को सुन के ये हंसेंगे भी, क्योंकि वो ऐसा करते हैं, ठीक है। तो ये नहीं समझ लेना किसी के दांत तोड़ने नहीं बैठ जाना रिजिड बॉडी समझ के, अभी आप कहेंगे ये तो रिजिड बॉडी है कि ये इसको क्या होना है बेटा, दांत भी टूट जाते हैं। अच्छा, तो बात हो रही थी विच डू नॉट डिफॉर्म बाय द फोर्स और फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट या एक्ट ऑन इट, ठीक है जी। अच्छा एक चीज और याद रखनी है कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि अगर किसी शीशे के ऊपर हथौड़ा मारा जाए वो टूट जाएगा, तो बेटा जाहिर सी बात है वो टूटेगा। आपकी रिजिड बॉडी जो है वो उस वक्त तक रिजिड बॉडी है अगर आप उसकी लिमिट के अंदर रहकर उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। अगर आप उसकी लिमिट से बाहर जाकर उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे तो जाहिर सी बात है कि उसने टूटना ही टूटना है, ठीक है। कोई भी रिजिड बॉडी जो है वो परमानेंटली डिफॉर्म्ड होने की भी सलाहियत रखती है। परमानेंटली डिफॉर्म होने का मतलब ये वो मुकम्मल तौर पर बिगड़ जाए, यानी कि अगर आप उसके ऊपर एक से हद से ज्यादा फोर्स लगाना शुरू कर दें तो ऐसा पॉइंट भी आएगा जहां पर वो फोर्स उसकी बर्दाश्त से बाहर हो जाएगी, वो टूट जाएगी। लेकिन अगर ये बात हो रही है उसकी लिमिट के अंदर, जैसे ये हमारे पास एक रिजिड बॉडी है, अगर मैं इसके ऊपर ये दोनों तरफ से मैं फोर्स लगा रहा हूँ लेकिन इसके पार्टिकल्स पे क्या हो रहा है, कोई असर नहीं हो रहा, लेकिन जब मैं इसकी
इसकी रेंज से बाहर जाकर, इसकी बर्दाश्त से बाहर जाकर मैं इसके ऊपर फोर्स लगाऊंगा तो जाहिर सी बात है बॉडी जो है वो टूट जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन की। ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन के बारे में आप सबको पता है कि वो पॉइंट जिसके अबाउट एक बॉडी जो है वो रोटेट करे, या एक बॉडी जिस एक फिक्स पॉइंट के अबाउट घूमना शुरू कर दे, उसको हम एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें पंखे की, ये जो ऊपर पंखा लगा हुआ है क्या है, ऊपर से फिक्स है और इसके अबाउट जो है वो हमारे जो विंग्स हैं, जो हमारे पर हैं ये पंखे के, वो घूम रहे हैं। ठीक है, जैसे आपका डोर है, डोर जो है वो एक तरफ से फिक्स है और एक तरफ से घूम रहा है, हम उसको एक तरफ से पकड़ के खोलते हैं बंद करते हैं। जैसे ये सपोज कर लें ये डोर है, ये इसका फिक्स पॉइंट है, इसका फिक्स पॉइंट, इसके अबाउट ये क्या हो रहा है, इस तरह से आगे पीछे मूव करेगा। तो इसका मतलब ये है कि ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यानी कि वो पॉइंट जिसके अबाउट बॉडी रोटेट करे, घूमे या रोटेट करना शुरू कर दे, उस पॉइंट को हम नाम देते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन का नाम देते हैं। ठीक है, जैसे हमारी टैप ऑफ वाटर है। ठीक है, टैप ऑफ वाटर क्या है, अंदर से वो फिक्स है अपने एक्सिस ऑफ रोटेशन पे और उसको फिर हम क्या करते हैं, ऐसे घुमाते हैं। ठीक है, जैसे ये मार्कर है, आप समझ लें कि ये इसका जो कैप है वो एक टैप है, आप क्या करेंगे उस टैप को ऐसे घुमाना शुरू कर देते, जब आप उसको बंद करना तो आप उसको ऐसे बंद करना शुरू कर देते। अच्छा, वैसे अगर हम इसके बाद जो हमारा मेन जो टॉपिक है वो है टॉर्क। ठीक है, अब टॉर्क का जो दूसरा नाम होता है यहाँ पर, हाँ मुझे इसका दूसरा नाम मेरे जहन से निकल गया है, शायद होता है मोमेंट ऑफ फोर्स। आई थिंक सो मोमेंट ऑफ फोर्स इसका दूसरा नाम होता है। ठीक है, मोमेंट ऑफ फोर्स। ठीक है, इसका दूसरा नाम होता है जी मोमेंट ऑफ फोर्स। तो टॉर्क की बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन में यहाँ पर करता है, द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। ठीक है, कि किसी भी फोर्स का जो टर्निंग इफेक्ट है उसको हम मोमेंट ऑफ फोर्स भी कह सकते हैं, उसको हम टॉर्क भी कह सकते हैं। अब टर्निंग इफेक्ट कैसे है, देखिए बेटा, अक्सर जब एक चीज पूछी जाती है कि मुझे अक्सर पूछा ये जाता है कि टॉर्क ज्यादा होगा तो फोर्स कम लगेगी या ज्यादा लगेगी, या अगर हम टॉर्क को कम कर दें तो फोर्स कम लगेगी या ज्यादा लगेगी। वो डिपेंड करता है टॉर्क के फॉर्मूला पर। याद रखना है कि जी टॉर्क को डिनोट किया जाता है ऐसे ही, इसको टॉ पढ़ते हैं और मल्टीप्लाई किया जाता है r मल्टीप्लाई बाय f। ये जो r है ये है डिस्टेंस। ठीक है, और डिस्टेंस क्या होगा, कहां से होगा, डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, और ये f क्या है, ये आपकी फोर्स है। बेटा देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, आप अभी उठे, अपने इस लेक्चर को सुनते रहे, उठे जरा अपनी जगह से, उठ गए, चले उम्मीद और उठे होंगे। आप क्या करें, आप जिस रूम में बैठे हुए हैं आप उस रूम के दरवाजे को पकड़ ले जाके, यानी कि आपका ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यहां से आप उसको पकड़ के घुमाना शुरू करें। आप बड़ी आसानी से इस फोर्स को टर्न करेंगे, दरवाजा खोल देंगे, बड़ी आसानी से फोर्स को टर्न करेंगे, दरवाजे को बंद कर देंगे। लेकिन आप आहिस्ता आहिस्ता पीछे आना शुरू हो जाए, यहाँ पे आके फोर्स लगाएं, आप यहाँ पर फोर्स लगाएंगे, आपकी फोर्स ज्यादा लगेगी, इसको बंद करने के लिए फोर्स लगाएंगे, फोर्स ज्यादा लगेगी, आप और करीब आ जाए, आते जाए। अब इस तरह से करें कि आप एक्सिस ऑफ रोटेशन के बिल्कुल करीब आगे आप फोर्स लगाएं। जैसे ही आप एक्सिस ऑफ रोटेशन के बिल्कुल करीब जाकर फोर्स लगाएंगे तो वो फोर्स आपकी बहुत ज्यादा हो जाएगी। उसकी वजह क्या है कि टॉर्क बहुत कम हो गया। टॉर्क कम होने का मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस जितना कम होगा टॉर्क उतना कम होगा और हमें उतनी ही ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस जितना बढ़ता जाएगा टॉर्क भी बढ़ेगा और उस चीज पे फोर्स लगाना भी हमारे लिए कदरे आसान हो जाएगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे एक बात करूँ स्पैनर की, सपोज कर लें कि ये कोई नट है जो आपने खोलना है। ठीक है, ये कोई नट है और हम क्या करते हैं जी, एक स्पैनर यहाँ पर बनाते हैं। ठीक है, एक स्पैनर यहाँ पर बना लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से एक स्पैनर बनाते हैं जो क्या करेगा, इसको यहाँ से हम पकड़ेंगे। ठीक है, अब हमने जैसे भी एक नट को खोलना होता है तो हम क्या करते हैं, इसको ऐसे घुमाते हैं। ठीक है, हम जाहिर सी बात है कि हमने जब भी नट को खोलना होता है तो हम उसको पीछे से पकड़ते हैं। ठीक है, देखिए कभी कभार ऐसा होता है कि हमारे पास नट है तो हम क्या करते हैं कि उस नट को पकड़ के खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहां पर हमसे जल्दी खुलता नहीं और फोर्स भी बहुत ज्यादा लगती है। उसकी वजह क्या है कि आप एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर ही फोर्स लगा रहे हैं। अगर आपसे ये सवाल पूछ लिया जाए कि इफ वी अप्लाई द फोर्स ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ टॉर्क, ये मैं रिपीट कर रहा हूं, इफ वी
apply the force on the axis of rotation, then what will be the value of torque? तो बेटा याद रखना है कि आपने एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर फोर्स लगाना है। इट मींस कि डिस्टेंस तो है कोई नहीं एक्सिस ऑफ रोटेशन से, यानी कि ये डिस्टेंस जो है ये क्या हो गया आपका जीरो हो गया। अगर डिस्टेंस जीरो हो गया तो टॉर्क भी आपका क्या होगा जीरो, क्योंकि फोर्स फिर आप जितनी मर्जी लगाएंगे, फोर्स चाहे आप 1000 न्यूटन की लगा लें, उसको जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो टॉर्क भी क्या हो जाएगा आपका जीरो। तो इसका मतलब ये है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन पे फोर्स लगाना एक बहुत बड़ी बेवकूफी है, क्योंकि वहां पर टॉर्क जीरो है और हम जितनी मर्जी फोर्स लगाएंगे वो हमारे किसी काम नहीं आएगा। अब इसमें एक चीज होती है जिसको हम नाम देते हैं मोमेंट आर्म का, ठीक है। एक चीज होती है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, एक होता है मोमेंट आर्म। याद रखना है कि मोमेंट आर्म का डेफिनेशन क्या होती है, द डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन, डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स का मतलब क्या है कि वो लाइन जिसके अलोंग हमने फोर्स लगानी है, जैसे ये है, ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ फोर्स हम यहां लगा रहे हैं। इट मींस कि ये चीज क्या है, ये पॉइंट हमारा लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, द लाइन अलोंग विच फोर्स एक्ट, कि वो लाइन जिसके ऊपर फोर्स लगती है उस लाइन को लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कहा जाता है। और वो कहता है कि अच्छा एक और चीज के परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये मैं भूल गया, ये परपेंडिकुलर का साइन होता है, उल्टा जो टी है ये परपेंडिकुलर का साइन होता है। यानी कि अगर मैं इसको बनाना चाहूं यहां से, सपोज कर लें कि ये आपकी क्या है, ये वाली ये चीज, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है, और ये क्या है, ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है। तो वो कह रहा है कि जी ये इनके दरमियान का ये वाला जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसको कहा जाता है मोमेंट आर्म, ठीक है, इसको कहा जाता है मोमेंट आर्म। मोमेंट आर्म को हम आर से भी डिनोट कर सकते हैं, मोमेंट आर्म को हम एल से भी डिनोट कर सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है बच्चों। तो द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द रोटेशन एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इज कॉल्ड मोमेंट आर्म, ठीक है। अच्छा एक और चीज याद रखनी है, अगर हम इसके यूनिट की बात करें तो बेटा याद रखना है कि टॉर्क का जो फॉर्मूला R क्रॉस F है, इसका यूनिट है, अगर हम इसके यूनिट की बात करें तो ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस का यूनिट क्या होगा मीटर, और फोर्स का यूनिट क्या होगा न्यूटन मीटर। तो कहा जाता है जी यूनिट इसका जो टॉर्क का यूनिट है वो है जी न्यूटन मीटर, ठीक है। तो 1 न्यूटन, ये न्यूटन मीटर इसका जो है वो SI यूनिट है, ठीक है। अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि व्हाट इज द यूनिट या व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ टॉर्क, तो वो हमारा होता है जी न्यूटन मीटर। तो बस इस पूरे टॉपिक के अंदर आपने याद रखना है, ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है आपका, टॉर्क का बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से आपके बोर्ड के पेपर में आ भी चुका हुआ है, तो इसलिए इस टॉपिक को अच्छे तरीके से आपने कर लेना है। जो एग्जांपल्स इसके अंदर दी हुई है, जो डेफिनेशंस इसके अंदर दी हुई है, उसको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब बेटा याद रखना है मोमेंट जो है ना हमारा, एक और चीज रह गई आखिरी, जो हमारा मोमेंट है ना वो भी दो तरह का होता है। एक हमारा होता है क्लॉकवाइज मोमेंट, ठीक है, और एक हमारा होता है एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, एक हमारा एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट होता है। एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट का दूसरा नाम होता है काउंटर क्लॉकवाइज, यानी कि उल्टा, ठीक है। देखिए वो कहता है कि जब हमने कभी नट को खोलना हो या बंद करना हो, तो बंद करना तो हम ऐसे फोर्स लगाते हैं, खोलना हो तो हम ऐसे फोर्स लगाते हैं, यानी कि हम उसके ऊपर क्लॉकवाइज मोमेंट भी लगा रहे हैं, हम उसके ऊपर एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट जो है वो भी हम उस पे लगा रहे हैं, ठीक है। यानी कि क्लॉकवाइज मोमेंट भी चलता जाएगा और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट भी चलता जाएगा, ठीक है। तो यहां से एक छोटी सी डेफिनेशन करता है इस क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स को लेकर, और यहाँ पर एक छोटी सी डेफिनेशन करता है, और उस डेफिनेशन को यहाँ पर नाम दिया गया, उस डेफिनेशन का नाम दिया गया जी प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, ठीक है। ये प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स का इसको नाम दिया गया। कहते जी आपकी बॉडी, ये प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स हमें, यानी कि मोमेंट्स का असूल हमें ये कहता है कि आपकी जो बॉडी है वो उस वक्त बैलेंस हो जाती है when sum of clockwise moments, sum of clockwise moments जो हैं वो बराबर हो जाते हैं एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स के। बेटा एक चीज हमेशा याद रखनी है कि क्लॉकवाइज मोमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट दोनों ही एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, क्योंकि यार अब देखें ना,
हम जैसे एक सीसा की बात करते हैं जिसपे बच्चे बैठ के जो है वो एक तरफ एक बच्चा बैठा होता है, एक तरफ एक बच्चा बैठा होता है, ये सीसा है जी, ठीक है। हम क्या करते हैं जी, सीसा जो है वो इस तरह से है। अब अगर हमने सीसा जो है, अगर इसके ऊपर कोई ना बैठा हो तो वो एक तरफ हुआ होता है ऐसे। हम क्या कहते हैं जी, हमने इस सीसा को बैलेंस करना है। अब बैलेंस करने का तरीकाकार ये है कि हम दोनों तरफ क्या करते हैं, एक जैसे वेट के जो बच्चे जो है वो दो बिठा देते हैं, ये दो सामान जो है वो हम एक जैसा वेट का रख देते हैं। या अगर हमने एक जैसे वेट का सामान नहीं भी रखना, अगर डिफरेंट वेट है तो हम उनकी तरह जगह चेंज करते हैं, जिस जगह चेंज करने से भी क्या होता है कि हमारा प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट जो है उस बॉडी को बैलेंस कर देता है, क्योंकि जगह चेंज करने से भी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स का जो टॉर्क है, ये सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट्स या एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स जो है वो एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। अब देखना बेटा, अगर हम बात करते हैं सीसा की, ठीक है, तो हम कहते हैं जी बॉडी एक तरफ मूव कर रही है। क्यों मूव कर रही है? इस पे पड़े हुए वेट की वजह से, ठीक है। अगर बॉडी ने इस तरफ मूव करना है, वो क्यों मूव करेगा? इसके ऊपर पड़े हुए वेट की वजह से, ठीक है। यानी कि याद रखिएगा कि अगर एक तरफ से क्लॉकवाइज मूवमेंट एक्ट हो रहा है तो दूसरी तरफ से एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट भी एक्ट होगा। यानी कि बॉडी यहां से नीचे जाएगी तो यहां से ऊपर भी आएगी, ठीक है। देखिए ना, जैसे ये है, अब मैं इसको अगर यहां से नीचे करता हूं तो क्या ये अपने आप ऊपर नहीं आएगा? आएगा। यानी कि इसके मूवमेंट की वजह से, इसके मूवमेंट की वजह से, इसके क्लॉकवाइज मूवमेंट की वजह से इसका एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट आया। या इसको अगर मैं नीचे करता हूं तो क्या होगा? इसके एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट की वजह से इसका क्लॉकवाइज मूवमेंट आया। इट मींस कि एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट आया तो क्लॉकवाइज भी आ गया, क्लॉकवाइज आया तो एंटी क्लॉकवाइज भी आ गया। तो इसका मतलब यहां से ये हुआ प्यारे बच्चों कि जब तक आपका क्लॉकवाइज मूवमेंट नहीं होगा तब तक आपका एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट भी नहीं होगा। और एंटी क्लॉकवाइज का दूसरा नाम होता है काउंटर क्लॉकवाइज, ठीक है। इसको भी काउंटर क्लॉकवाइज यानी कि एंटी क्लॉकवाइज को ही हम काउंटर, COUNTER, बड़ी गंदी राइटिंग आज मैं कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि काफी देर बाद मैं बोर्ड को यूज कर रहा हूं आज घर में। तो काउंटर क्लॉकवाइज, ठीक है। तो बस इसको याद रखिएगा, बॉडी इज बैलेंस्ड इफ the sum of all the clockwise movements will be equal to sum of all the anti-clockwise movements, then the body is balanced and it is called principle of moments, ठीक है। तो ये principle of moments की definition है, ठीक है। तो इसमें से कुछ नोट करना तो कर लें ताकि हम जरा अपनी आज की आखिरी डिस्कशन करें। ले बच्चों, आज हमने क्या काम कर लिया? आज हमने हेड टू टेल रूल पढ़ा, पैरेलल फोर्सेस के बारे में पढ़ा, रिजल्टेंट फोर्स, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स, टॉर्क, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हमने डिस्कशन की है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें जो है वो अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी, और मैं कोशिश करूँगा कि अगले 2 या मिनिमम 1 या मैक्सिमम 2 लेक्चर्स में जो है वो हम इस चैप्टर को यहाँ से वाइंड अप कर दें ताकि हम अपने अगले चैप्टर की तरफ चल सकें जो कि हमारा ग्रेविटेशन का चैप्टर है, ठीक है बच्चों। तो बहुत सारा ख्याल रखिएगा अपना, ठीक है। तो अपने जो घर वाले हैं उनका भी ख्याल रखिएगा। और बेटा एक और बड़ी अच्छी बात कि आपके लिए भी अच्छी होगी, मेरे लिए भी अच्छी, और उन बच्चों के लिए भी जो ये लेक्चर लेंगे कि आप लोग जो है इस लेक्चर को आगे पहुंचाया करें अपने दोस्तों तक, ताकि वो जो है वो भी जो आपके जो सहेलियां, आपके दोस्त मेल फीमेल सबके सब जो है वो इस लेक्चर को देखें ताकि उन लोगों को भी फायदा हो, और जाहिर सी बात है मुझे भी होगा, ये आप सब जानते हैं, ठीक है। तो बेटा मेक श्योर यू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब सो दैट यू गेट नोटिफिकेशंस। फी मान अल्लाह, अल्लाह हाफिज।